बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज की डेवलपमेंट ये है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान आने से माजरत कर ली है। उनका भी ये कहना था कि हमारा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप पे है, ऐसे हालात में हम पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का ये है कि वफाकी वज़रा कहते हैं कि अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगा, रोक सको तो रोक लो। आज़म सवाती साहब ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बेशुमार सवालात कर दिए हैं। जहाँ तक क्रिकेट की बात है वहाँ पर अपोजिशन का जो रद्द अमल है उस पर सियासी बात करेंगे और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में सियासी मंजरामा किस हद तक मुस्बत हो सकता है, इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, सियासी मंजरामे बाद में बात करेंगे, लेकिन ये खेल को लेकर जो सियासत हो रही है पाकिस्तान के अंदर भी, जो अपोजिशन कर रही है, इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर भी, आप क्या देखते हैं इसके असरात खित्ते पर क्या होंगे, पाकिस्तान पर क्या होंगे और खेल पर क्या होंगे? जाहिर है खेल के ऊपर भी बड़े बुरे होंगे, खित्ते के ऊपर भी बड़े बुरे होंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए जिस तरीके से ये जो पहली बात तो यह है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का ले तो इंग्लैंड ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी तो चेंज नहीं की है, सिक्योरिटी वजूहात अगर थी। इसी तरीके से इंग्लैंड ने अपना कोई इस जो प्रेस रिलीज भी है इसमें भी कोई सिक्योरिटी की वजूहात का तो नहीं लिखा कि उसकी वजह से वो कैंसिल कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने एक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि प्लेयर्स जो हैं वो मेंटली फिट नहीं है इस दौरे के लिए। तो अब ये तो बेसिकली आप देख ही सकते हैं कि इसमें जो अजीबोगरीब किस्म की एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी करके तो ये कैंसिल किया गया है। इससे पहले न्यूजीलैंड का जो दौरा कैंसिल हुआ वो भी अब आपके सामने है कि अभी तक न्यूजीलैंड ने कोई शेयर नहीं किया कि सिक्योरिटी थ्रेट था क्या और किसने और किस नौयत का थ्रेट जो है वो वहाँ पे आया था या दिया गया था। अब उसके बाद जिस तरीके से कैंसिलेशन हुई है, जाहिर है कि उसका एक सियासी एंगल है और वो एक सूरत हाल है। इस वक्त आप देख ही सकते हैं कि जिस किस्म की एक आलमी सियासत एक नई करवट बदल रही है, जहाँ पे चाइना के साथ जो एक मुखासमत है वेस्ट की और अमेरिका की, उसको मुख्तलिफ हीले बहानों से जो है वो जाहिर किया जाता है और ये भी उसी का एक मंजरनामा है। जो साहब, आप पे इलेक्शन कमीशन बहुत गर्म है, वो कह रहा है मैंने नोटिस भेज दिया, ये होगा फलां होगा। इसी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर बड़ी सख्त थी, मरियम साहिबा की तकरीर बड़ी सख्त थी, दीगर अपोजिशन लीडरों की तकरीर बड़ी सख्त थी। इसी इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव किया गया, बाहर एहतजाज किया गया, उनको नोटिस नहीं मिला, आपको नोटिस मिल गया और सियासी जमातें वहाँ जाती हैं, उनकी इज्जत एहतराम होती है। आपके लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने जाते हैं, बिल्कुल इनकार कर दिया जाता है। क्या इलेक्शन कमीशन आप समझते हैं एक पार्टी बन गया है, उनके पीछे कोई खड़ा है या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त जो मामला है वो तो यही लग रहा है कि ये बिल्कुल एक पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है। और आज जिस तरह इन्होंने आजम सवाती साहब ने भी और बाबर अवान साहब ने कल जो है वो शिफ्ती फराज ने और मैंने, और इससे पहले आजम सवाती साहब ने, मैंने और बाबर अवान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर इसी कंडक्ट की तरफ जो है वो इशारा है। और हमने ये बात कही है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस वक्त बिहेव कर रहा है उससे और अपोजिशन की जो गुफ्तगू है उसमें कोई जो है वो फर्क नजर नहीं आता। और हमें लगता यही है कि जो अपोजिशन का एजेंडा है उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे बढ़ा रहा है और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो एक पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया है कि देखिए हर जो इदारा है उसका एक अपना करैक्टर है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो बयानात देते हैं, वो बयानात मुतनाज़े भी होते हैं, उनको खिलाफ भी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन जुडिशरी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस किस्म का रवैया अख्तियार करें कि जिसमें वो तनाज़ात का शिकार हो जाए। और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपने कंडक्ट से पूरे इदारे को एक जो है वो मुतनाज़े बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं ये क्या वजह है कि अगर हम देखें 3 साल का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो दौर है, आज से 6 माह पहले जब ईवीएम की गूंज सुनाई नहीं देती थी तब इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के खिलाफ था। आप लोगों के नज़दीक इलेक्शन कमीशन ठीक था और अपोजिशन के नज़दीक इलेक्शन कमीशन जानिबदार था हुकूमत की तरफ। अब जब ईवीएम का जिक्र आया है, इलेक्शन कमीशन हुकूमत के मुखालिफ हुआ, हुकूमत के नज़दीक वो जानिबदार हो गया अपोजिशन के। अब तकर्री भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक राज करार दी जा रही। इवेंट्स ही होते हैं ना,
जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस या जो आपका तासुर बनाते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जिससे आपका तासुर जो है वो बनता है। और हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप इलेक्टोरल रिफॉर्म से पीछे हट जाएं तो इलेक्शन कमीशन से आपकी सुलह हो जाएगी। आप मीडिया रिफॉर्म से पीछे हट जाएं तो मीडिया जो है वो बड़ा खुश हो जाएगा। आप जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात ना करें या NRO दे दें इसकी, आप नैब के से पीछे हट जाएं तो PMLN और अपोजिशन खुश हो जाएगी। ये तो सिंपल डिपेंड करता है ना कि अगर आप हर चीज़ से पीछे हटना चाहते हैं तो सबको खुश रखने के लिए हुकूमत कर लें, लेकिन इमरान खान का ये स्टाइल नहीं है। और वो जो हुकूमत करना चाहते हैं वो इस्लाहात के लिए करना चाहते हैं और वो आगे बढ़कर इन मामलात को मुस्तकिल हल की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो सब चेयरमैन नैब के हवाले से सुनने में आ रहा है, अफवाहें गर्दिशकारियाँ या जो भी है कि उनके तोसी दी जा रही है, उनके कनेक्ट में तोसी की जा रही है, ऐसा कोई मामला है? देखिए, इसमें एक बात हतमी है कि हमने शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ हम मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं हैं जहां तक चेयरमैन नैब का ताल्लुक है। और उसकी वजह यह है कि नैब में वो एक मुल्ज़म है। नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात की हैं, इन्वेस्टिगेशन करके उनका रेफरेंस फाइल किया है। अब एक मुजरम से ये बात पूछ के कि आपका तफ्तीशी अफसर कौन हो लगाना एक बड़ी जो है वो ज्यादती वाली बात भी है और एक बड़ी एक समझता हूँ मैं कि इलीगल बात भी है। तो अब जब शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन है और कानून में यह है कि आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछ के लगाना है, तो वो हमारी नज़र में डिसक्वालीफाइड है इस एडवाइस से। अब उसके बाद हमने लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल साहब को ये बात भेजी है कि इस सूरत हाल में आप बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो अभी एक हतमी सोल्यूशन जब सामने आएगा हुकूमत के, उसके बाद में हम जो है वो बात करने की पोजीशन में हों। यानी ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब से बिल्कुल मुशावरत नहीं की जाएगी, ये हतमी है? ये हतमी है। शहबाज शरीफ साहब से देखिए हो नहीं सकती ना, वो खुद एक्यूज है, उनके खिलाफ मुकदमे हैं और हम उन्हीं से पूछ के अगर चेयरमैन नैब लगाएं तो ये बड़ी एक बात। तो जो सब जो लेटर लिखा गया इनको इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए, क्या वो जल्दी में लिख दिया गया? वो क्यों लिखा गया? नहीं, इलेक्शन कमीशन के में तो वो एक्यूज नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन का तो देखे ना जो तरीका कार है वो उसमें भी है कि आपने अपोजिशन लीडर से बात करनी है। इलेक्शन कमीशन से उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नैब से उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए उसमें तो हमने कानूनी तरीका अख्तियार किया है। यहाँ पे भी हम कानूनी तरीका अख्तियार कर रहे हैं। हम समझते हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उसको कोई और रास्ता निकलना चाहिए। जो साहब, आने वाले दिनों में आपने कहा है कि आज स्वाति साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद ही होंगे। आपने भी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद ही होंगे और इलेक्शन रिफॉर्म्स यही है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल की जाएगी। क्या ये ख़त्मी फैसला हो गया? अपोजिशन माने या ना माने, आइंदा इलेक्शन इसी तरह होंगे जो आप चाह रहे हैं? देखिए, हम तो आज भी स्पीकर ने बात की है पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से, PMLN से, JUI से, और हम उस पार्लिमानी कमेटी को रिवाइव करना चाहते हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनी है। कुल 49 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो हम लाना चाहते हैं। EVM उनमें एक बहुत अहम ज़ाहिर है हिस्सा है इन इस्लाहात का, और हम चाहते हैं कि इसकी तरफ जो है वो हमें बढ़ना चाहिए। अब उसमें जहाँ तक मामला है ये बढ़ाना है, हमने कैसे इन्फोर्स करना है, ये 2-3 दिनों में एक हतमी उनकी ओपिनियन सामने आ जाए कि वो इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, फिर इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। चौधरी साहब, अपोजिशन अराकीन इस पर क्यों बज़िद हैं कि ये धांधली का एक नया तरीका है? इसमें बेशतर अरकान वो भी हैं जो EVM का बाकायदा मुजाहिरा देख चुके हैं। नबील गबोल साहब कहते हैं आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, PMLN को वोट देंगे, वो वोट PTI को चला जाएगा। वो क्या पता, उन्होंने जिंदगी में देखी ही नहीं कभी। वो तो बेचारे जो है वो कैलकुलेटर भी पता नहीं कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जब तक आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं कि है क्या। अब पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो फिलिपाइन जैसे मुल्क में जिसकी आबादी तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, आप देखें कि लोगों का ट्रस्ट जो 2007 के इलेक्शंस जब हुए तो 35% था। उसके बाद जो EVM के ऊपर जब शिफ्ट हुए हैं, अब वो ट्रस्ट 79% के ऊपर पहुंच गए। तो हमने एक ट्रस्ट क्रिएट करना है और उसके लिए जाहिर है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर हमने इंशाअल्लाह ताला बुनियाद रखनी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की।
पाकिस्तान का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, इल्म से जुड़ा है, अकल से जुड़ा है। चौधरी साहब, आने वाले दिनों में आज जिस तरह स्पीकर ने बात की है मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से, आपको क्या नज़र आता है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी कोई लचक दिखा रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने और जमात इस्लामी ने तो काफ़ी हद तक लचक दिखाई है। PMLN जो है अभी तकसीम है, उन्होंने अभी तक मेरा ख्याल अपना मशवरा मुकम्मल नहीं किया और अभी हम इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो भी फैसला करते हैं फिर उसके बाद उस फैसले की रोशनी में आ जाए। जो साहब एक सवाल और, मियाँ नवाज शरीफ की आमद के हवाले से मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतहरक है, मीटिंग्स कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि दिसंबर में मियाँ नवाज शरीफ आएंगे और मियाँ नवाज शरीफ जब आएंगे तो बहुत से मामला तय हो चुके होंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमारी तरफ से दिसंबर नहीं अभी आ जाए और जाहिर है कि उनको आएंगे, हमें उन्हें जेल में रखने का शौक ही नहीं है। हम तो कहते हैं आए तो पाकिस्तान के अवाम के पैसा है वो उनको वापस करें, उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाएं, यहाँ रहना है यहाँ रहें, बाहर रहना है बाहर है, लेकिन पैसे उन्हें वापस करने पड़े। चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आपको नोटिस भेजा, क्या उसका जवाब जमा करवाएंगे? जी बिल्कुल, अगर अभी तो मुझे नहीं मिला, आजकल में मिलता है तो इंशाल्लाह ताला। जो सब एक आखिरी सवाल, आपका टाइम लिया, आप मुझे पता है खाने पे मसरूफ़ हैं। जो सब आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? जो मौलाना साहब ने जो एक भरपूर धरने की और एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, हुकूमत उनको इजाज़त देगी? हुकूमत उनको इस्लामाबाद में सहूलतें देगी? पहले भी दी थी उनको, जो वो ताज़ा दम थे, अब तो बेचारे थक गए हैं। अब तो वो एक पाकिस्तान ठुस मूवमेंट के सरबराह हैं। शुरू में तो जब वो काफ़ी एनर्जेटिक थे, थोड़े बेहतर थे, हमने तो उस वक्त भी पूरी भरपूर उनको सहूलतें दी थी, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं। अब भी वो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे ही जो है कहते हैं ना, पलटना झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, उस टाइप की वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इसमें से निकलना तो मौलाना फजलुर रहमान को भी इस बात का इदराक है कि इसमें से निकलना को, लेकिन अगर वो आना चाहें तो हुकूमत उन्हें इजाज़त देगी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस पार्ट में जहां पे मुल्की सियासत की बात होगी वहां पर बैनुल अक़वामी मंजरनामा भी वज़ा किया जाएगा कि इस वक्त जो ब्लॉक्स बन चुके हैं, सियासी ब्लॉक्स, वो क्या गेम रच रहे हैं, क्या साजिश कर रहे हैं, वो किस हिस्से को आइसोलेशन में पहुंचाना चाहते हैं और किस बुनियाद पे पहुंचाना चाहते हैं। मुल्की सियासत और बैनुल अक़वामी सियासत पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना तनवीर साहब, गुज़श्ता दिनों न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया और वापस चली गई। आज फिर इंग्लैंड ने भी बाज़ाब्ता तौर पर आने से इनकार कर दिया है। ये वो सियासत है जो खेल के अंदर रची गई, जो एक पूरा ब्लॉक है जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन हमारी अपोजिशन उस पर यह पैगाम देती है कि मैं सब्ज पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। तंज किया जाता है, उस पर यह कहा जाता है कि कोई आपका फ़ोन नहीं उठाता, कोई आपको फ़ोन नहीं करता, कोई आपका फ़ोन सुनता है तो आगे से जवाब नहीं देता। अब आप ये देखें कि दुनिया भर के खिलाड़ी आपके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। एक बड़ा ब्लॉक आपको आइसोलेशन में पहुंचाना चाहता है। हमारी अपोजिशन को जहां पे हुकूमत के साथ होना चाहिए था, वो वहां पे तंज कर रही। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। हम तंज क्यों करेंगे? हमसे बढ़कर पाकिस्तान की वो बेवतनी का तो लफ्ज़ खैर सारे नहीं बेवतन होंगे, लेकिन एक जिम्मेदार पार्टी और जिम्मेदार हुक्मरानों के हमने पाकिस्तान को एक दुनिया में एक जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है, कम्युनिटी, उसने एक पोजीशन दिलाई थी। आज जो पोजीशन है जिससे हमें तकलीफ होती है, वो पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया या जा रहा है। अगर आप 3 साल में देखें तो बहुत सारे इतराफ़ से, बहुत सारे मामला से हमें वो उस तरह की नहीं मिल रही रिस्पेक्ट या एक एक्नॉलेजमेंट हमारे एज एक अहम मुल्क है जो भी मिलनी चाहिए। अमेरिका का भी बाइडन वो टेलीफोन ही नहीं करता, आपको पता ही है उसका क्या जवाब दिया जाता। इस तरह हमारा गल्फ वाले जो हैं वो भी आपके सामने हैं, जो एक करीना हमारे दोस्त अहबाब है। चाइना में वो वाम नहीं, लेकिन ये खैर किस्सा
लंबा है, लेकिन ये मैं आप जरूर कहूँगा कि ये बिल्कुल ये बात आपकी कि उनको बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो न्यूजीलैंड ने आखिरी टाइम की, और ये जो ब्लॉग आप बात कर रहे हैं ये उसी डिप्लोमेटिक फेलियर का ही नतीजा है जिसके सामने ये साथ आ रहे हैं, और इंडिया प्रवेल कर रहा है और एक झूठी रिपोर्ट बना के न्यूजीलैंड को उन्होंने इस तरह कर दिया। और जब ये बात हुई, आज आप इंग्लैंड की बात बता रहे हैं, जब MI6 की बात हुई कि उनकी रिपोर्ट थी जिससे न्यूजीलैंड ने फैसला किया, तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि MI6 की अगर रिपोर्ट इंडिया उस पर भेजते हैं तो इंग्लैंड किस तरह यहाँ आएगा, तो कैंसिल कर देगा। तो वही हुआ। मुझे तो उस दिन जब MI6 का जिक्र आया तो मैंने कहा इंग्लैंड नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो साहब इससे ज़रा राना साहब इससे ज़रा आगे चलते हैं। अभी फवाद जो सबसे हमारी बात हो रही थी तो हमने चेयरमैन नैब की तकरीरी के हवाले से सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी चेयरमैन नैब की तकरीरी के हवाले से किसी सूरत में भी अपोजिशन लीडर से ना राय ली जाएगी, ना पूछा जाएगा, ना ही उनको राय के लिए कोई ख़त लिखा जाएगा। अगर हुकूमत अपोजिशन लीडर से राय लिए बगैर कोई फैसला करती है तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, ये गैर जुम्मेदाराना बयानात और गैर जुम्मेदाराना रवैये, बल्कि गैर जुम्मेदाराना भी नहीं, गैर आईनी गैर जमहूरी रवैये, मैं समझता हूँ इस निज़ाम को, इन अदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। राना साहब, आप मुझे बताएं कि जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ इस वक्त माथा लगाया हुआ है उसको भी छोड़ें, लेकिन ये जो बात अब बात कर रहे हैं कंसल्टेशन की लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ नहीं करनी, वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, और वो प्राइम मिनिस्टर के, अगर वो लीडर ऑफ द हाउस है तो ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और ये आइन की रिक्वायरमेंट है। राना साहब, वो ये कहते हैं कि वो नैब के मुकदमात में मुलव्वस हैं। एक ऐसा शख्स जो नैब के मुकदमात में मुलव्वस हो, उससे राय कैसे ली जा सकती है? इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पे सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि वो इलेक्शन कमीशन में उनके किसी केस में मुलव्वस नहीं है, तो इसलिए उनसे उनकी राय ले ली गई। अब कानूनी तौर पे वो मुशावरत कर रहे हैं। अगर वो सदारती ऑर्डिनेंस ले आते हैं तो ये तो उनके पास कानूनी रास्ता है ही नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह के नैब के मामलात हैं, ये जो पहले आपने बात की है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से नैब केसेस हैं, वो तो एक कॉन्कोक्टेड बनाए हुए केसेस हैं, लेकिन उनकी हैसियत उस वक्त तक नहीं होती जब तक आपको कोई किसी केस में आपको कन्विक्शन ना हो जाए। लेस देन दैट तो सारे किसी न किसी चक्कर में मुलव्वस हैं। आधी असम्बली किसी न किसी चक्कर में मुलव्वस है। प्राइम मिनिस्टर पे खुद FIR दर्ज थी, और ये जब दहशतगर्दी की और वो नथिया गली भागे हुए थे, पार्लियामेंट पे इन्होंने हमले किए, जो आप जब बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर होते इन्होंने हमले किए, PTV पे इन्होंने हमले किए, तो ये बातें नहीं होती। तो मैं समझता हूँ इनको ये रवैया नहीं होना चाहिए। दूसरी रही बात के नैब का जो चेयरमैन है उसको ऑर्डिनेंस से भी ये लाना, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा चेयरमैन जिसके मुतालिक एक कंट्रोवर्सी है या वो डिस्प्यूटेड है या उसके पे एलिगेशन है कि वो एंगुलर अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, फिर अपोजिशन की हो रही है और एंगुलर हो रही है, बायस्ड है, तो मैं समझता हूँ कि उसको तो वैसे ही, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको तो खुद छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ट्रेडिशन है। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी बात है तो इससे आप सरसे नजर ये चीजें नहीं कर सकते कि एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे चेयरमैन को जिसपे 10,000 क्वेश्चन मार्क हुए हैं उनकी पार्शियलिटी के, उनको आगे नहीं जाना चाहिए लेके। लेकिन ये चीज राना साहब, अगर फैसला हो जाता है, अगर सदारती ऑर्डिनेंस आ जाता है, अगर ये मामला जो है उस तरफ चल पड़ते हैं जिस तरफ हुकूमत चाह रही है, तो मुस्लिम लीग नून क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी, अदालतों में जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी, किस तरफ जाएंगे? ये मैं समझता हूँ अदालतों में हम जाएंगे और जाना चाहिए, वहाँ चैलेंज हमें करना चाहिए, क्योंकि ये उस स्पिरिट की चीज खिलाफ है जिस स्पिरिट के लिए एक अपॉइंटमेंट को इस तरह बनाया गया था जिससे अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड हो, इम्पार्शियल हो,
और ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चले कि ये सारा काम हो रहा है, विक्टिमाइजेशन ना हो। लेकिन अगर कोई चीज इससे एक्सेस वो कर रहे हैं, हर काम पे कर रहे हैं, अगर वो ऐसी गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है तो यकीनी तौर पे मेरा दरवाजा, अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे और वहाँ बताएंगे कि जी ये सूरत हाल है। राणा साहब, क्या वजह है कि ऐसे दौर में ये वो पहला दौर है कि जब हर बात जो है वो असेंबली फ्लोर पे नहीं होती बल्कि वो अदालतों में जाके होने लग पड़ी है? इसकी वजह आप क्या समझते हैं? उसकी वजह ये है कि ये जो कानून और कायदा है, रूल्स एंड रेगुलेशन है असेंबली के या सारे, उनकी पासदारी नहीं हो रही। चीज़ों को बुलडोज किया जाता है, चीज़ों को मनमानी तरीके से किया जाता है, चीज़ों को वो प्रोसीजर जो लीगल चीज़ें होती हैं उनको पसे पुश डाल के कर लिया जाता है। तो जब वहाँ पार्लियामेंट में इस तरह के रवैये हों, जब इस तरह कि कोई अपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया जाए, तो फिर जाहिर है कि अदालतें हैं जिनके पास हम जा सकते हैं कि ये हालात हैं और आप मेहरबानी करें, इस पर अपने जजमेंट दें या अपना वर्डिक्ट दें। तो मैं समझता हूँ राणा साहब, कोई अगर हुकूमत आपको बुलाती है और आज भी स्पीकर ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी तमाम लोगों को दावत दी है, उनसे बात भी की है, अगर स्पीकर दावत दे रहे हैं कि आएँ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, इसको हल निकालते हैं, तो मुस्लिम लीग उसमें बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं? देखिए, हमें बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है, बड़ा तलख तजर्बा है इनके साथ बैठने का। यकीन करें ना साहब, जब भी कभी हम क्लूसिव नीयत के साथ बैठे हैं, कोई अच्छी लेजिस्लेशन हो और कंसेंसस हो, तो वहाँ से हमें स्वाय मायूसी के या एक इस एहसास के कि ये खानापुरी करते वही हैं जो इनके दिल में है। क्योंकि इनके रवैये, मैंने कहा ना, गैर जमहूरी, गैर सियासी थे। तो अभी उस जो पस मंजर है उसके तहत हम क्या बैठ के करेंगे? हमेशा फजूल बैठ होता है, सारा एक्सरसाइज फजूल होती है। अब उन्होंने दोबारा कोई बात की है और उस पर अपोजिशन गौर कर रही है कि वो कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना चाहते हैं कैनेड के साथ और नेशनल असेंबली के साथ, ताकि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है ना, ये इलेक्शन लॉज, उसके मुताबिक वो बात करते हैं। राणा तनवीर साहब, अगर आप ये देखें कि आज से पिछला जो 2.5 साल का अरसा है, 6 माह का अरसा निकाल दें, ऑपोजिशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानिबदार था, तब आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी। आप ये समझते थे कि इस हुकूमत को चलना नहीं चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, आप मुखालिफ थे। अब इलेक्शन कमीशन कुछ वजूहात की बिना पर हुकूमत के मुखालिफ है, लेकिन वो आपके लिए काबिल कबूल हो गया। आपको तो एक पेज पे आ जाना चाहिए था हुकूमत के साथ। नहीं, देखिए, हर इलेक्शन कमीशन एज ए कमीशन हमेशा एक आईनी इदारा है जिसको किसी तरीके से भी उसको अंडरमाइन या उसकी जो वसीयत है उसको हमें कंप्रोमाइज या नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर केस बात होगी। अगर खुली धांधली को आंखें बंद करता है इलेक्शन कमीशन, अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करता, असर्ट नहीं करता ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन के लिए, तो यकीनी तौर पे फिर किसी हद तक तो आप मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया, वो कुछ केसेस में नहीं किया, कुछ में नहीं। मैं और बात कर रहा हूँ, केस टू केस बात है ना। आज जो बात हो रही है उसमें बड़ा वो स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है, क्योंकि उसने एग्जीक्यूट करना है, उसने इलेक्शन कराना है, उसने मशीन इस्तेमाल करनी है और उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन तो उन्होंने कराने हैं, इन्होंने तो नहीं कराने। अगर वो समझते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 219 है या कौन सा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उन्होंने देखना है कि किस तरह कराया जाए, उनको ऑन बोर्ड लेना, उनसे के ऑन बोर्ड लेके कोई अमेंडमेंट करनी उस मकसद को हासिल करने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन को, तो फिर उनके साथ बैठना चाहिए। उनका काम है, उनको पता है किस तरह कौन सी अमेंडमेंट, कौन सी तरमीम जो है वो मुनासिब है, कौन सी नहीं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ अगर बात की थी तो उनको ये इत्मीनान में लें, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो है
उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो मैं समझता हूँ ये वो कहना कि जी इलेक्शन कमीशन के साथ हम खड़े हैं या इसलिए खड़े हैं कि उनके साथ जो किया गया है, जिस तरह ये फेडरल मिनिस्टर हैं वज़रा जो बयानात दे रहे हैं आग लगाने वाले, आप मुझे बताएं राना साहब, मुनासिब जी जी, क्या पैसों का इल्जाम लगाना मुनासिब है बिल्कुल के अदारे पे? तो ये बिल्कुल राना साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ना अपोजिशन इल्ज़ाम लगाए ना हुकूमत गए, किसी को भी अदारों पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। राना साहब, मियाँ जवेद लतीफ़ ने आज एक निजी टीवी के प्रोग्राम में, इससे पहले भी कहा, उन्होंने कहा जी राना तनवीर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब को बिठा के समझाना चाहिए कि मसालहत कोई चीज़ नहीं होती, उन्हें हदायत करनी चाहिए। और ऊपर से आपकी जमात ने उन्हें शेखुपुरे का इंचार्ज भी बना दिया मुस्लिम लीग नून का, आप जैसी सीनियर लोग वहाँ मौजूद हैं। नहीं, जमात ने उनको बेहतर समझा होगा, वो बेहतर वहाँ तनवीर साजी मॉनिटर करते हैं। तनवीर साजी तो नीचे ही होनी है, खैर वो छोड़े, तनवीर साजी होगी, वो करेंगे, कौन करेगा। लेकिन बात जो दूसरी आप कर रहे हैं, ये बड़ी एक सब्जेक्टिव सी बात है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि किसको समझाना चाहिए या किसको नहीं समझाना चाहिए, कौन मसलत में है, कौन क्या कर रहा है, ये तो खुदा जानता है। और कुछ लोगों का पता भी है क्या कर रहे हैं, किस तरह मामला चल रहे हैं, लेकिन मैंने कभी कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि ये लंबी कहानी है, तरीकें चली, उस वक्त कौन किधर था, कहाँ बैठे होते थे, कौन सड़कों पे मारे खा रहा होता था, कौन लंबी हमारी। चले राना साहब, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन क्या जमात के अंदर आप एक सीनियर तरीन आदमी हैं, ख्वाजा आसिफ सीनियर तरीन आदमी हैं, उनके मतलब एक जमात के किसी भी शख्स को उठ के किसी टीवी टॉक शो में ये कहना क्या मुनासिब है? क्या जमात को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? जमात देखे जी, हर एक का कंडक्ट वो देखे, जमात को देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, मैं इस पे नहीं कोई बात करना चाहता क्योंकि मेरी रात की बात हो रही है, तो मैं उस पर क्या कमेंट करूं। नहीं राना साहब, आपने जिंदगी दे दी पार्टी को, लेकिन इस वक्त पार्टी की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है कि नायब सदर सदर को बात करते हैं, एक जो लीडर हैं किसी इलाके के वो किसी बड़े लीडर को बात करते हैं, तो ये जो आपसी इख्तलाफ जमात के अंदर शुरू हो गया, आपको तो हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं। बदकिस्मत से नहीं होना चाहिए, हालांकि जमात बड़ी एक मजबूत जमात है और एक मतलब मुतहद होके मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी है। तो मैं समझता हूँ उसमें ये छोटी मोटी अपनी पॉइंट स्कोरिंग या अपनी पसंद नापसंद पे हमें नहीं तो बात करनी चाहिए। हमें बड़े मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं, एक हमारी जदोजहद है अहीम की पासदारी के लिए, साफ इलेक्शन के लिए। तो मैं समझता हूँ उस मकसद को हासिल करने के लिए हमें इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, ऊपर चले जाना चाहिए, इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, अपनी ज़ात से बाहर निकलकर अवामी मफाद के लिए काम करना चाहिए। सियासी तौर पे पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है, आपसी इख्तलाफ को बढ़ाने की बजाय। बहुत शुक्रिया राना तनवीर उस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन ये समझती है कि महंगाई इस वक्त उरूज पर है, अवाम का जीना बेहाल हो चुका है, जब अपोजिशन लीडर ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म को बाहर निकलना होगा, कश्मीर से कराची तक और गवादर तक और फिर KPK में भी जाके देखना होगा कि अवाम इस वक्त किस तरह फाका कशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अपोजिशन जब ये सब कुछ मानती है तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ उनका लाहेअमल क्या होगा? मुत्तहिदा अपोजिशन क्या निचोड़ निकाल पाएगी अपनी तहरीक का, और क्या वो जो निचोड़ है वो हुकूमत को टफ टाइम दे सकता है या नहीं? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा का एजेंडा क्या दिखाई देता है? तहरीक अदम एतमाद, तहरीक या सिर्फ लफ्जी बयानबाजी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, मैं आज आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो ये फ़ैसला कर चुके हैं। एक तो ये जो मौजूदा मुत्तहिदा अपोजिशन है, ये आने वाले दिनों में अपोजिशन इंतहाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में मुत्तहिदा अपोजिशन जो है
ये मुत्तहिदा इंतहाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है, यानी पीडीएम का, जिसमें पीपल्स पार्टी लेस, पीपल्स पार्टी ANP लेस, सही, पीपल्स पार्टी ANP लेस। और ये इत्तेहाद जो बनने जा रहा है, इस इत्तेहाद का एक ही मकसद होगा कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देना और दोनों को जितना जहां पर जैसे सियासी नुकसान पहुंचा सकते हैं सियासी नुकसान पहुंचाना। इसके हवाले से मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खां अचकज़ई और बाकी जो लीडरान हैं, आफ्ताब शेरपाओ, इनमें मामला तय हो चुके हैं। बहुत सी जगह पर सीट एडजस्टमेंट होगी, बहुत सी जगहों पर मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे और बहुत सी जगह पर जो है ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इस तरीके से इलेक्शन लड़ेगी कि एक ही सीट होगी और किसी जगह पे मुस्लिम लीग नून बाकायदा सीट, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट होगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सारा इनका प्लान। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट होगी, बलोचिस्तान, KPK और सिंध में ये मुत्तहिदा इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन नहीं, तो फिर इसका फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या होगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये होगा फ़ायदा कि उनके पास सिंध में कुछ नहीं है, वहाँ पर वो इस्तेमाल करेंगे मौलाना फजलुर रहमान को। सही, मौलाना फजलुर रहमान को टास्क दे दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान सिंध के अंदर भरपूर मेहनत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश करेंगे। उनके लोग हर जलसे में, हर जुलूस में सिर्फ उनका टारगेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बलोचिस्तान के अंदर महमूद खां अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान और मेंगल, इनको मिलाकर एक इत्तेहाद बनाया जा रहा है, बन चुका है बल्कि इत्तेहाद जो है। और वहाँ पर ये हुकूमती उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ जो है, जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ ये मुतफ़िक़ा उम्मीदवार देंगे। KPK के अंदर भी ये होगा कि जिस जगह पे आफ्ताब शेरपाओ की पोजीशन मजबूत है, वहाँ पर शेरपाओ का उम्मीदवार होगा, उसकी मौलाना, उसकी बाकी लोग जो है सपोर्ट करेंगे। जहाँ नून लीग का उम्मीदवार है वहाँ पर उसकी सपोर्ट की जाएगी, कुछ लोगों की पॉलिसी होगी। पंजाब के अंदर पहली दफ़ा पंजाब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान को 2 से 3 सीटें दी जाएंगी जनूबी पंजाब में, कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़े और उस पर इनको सपोर्ट। यानी ये तय पा चुका है कि पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पे इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल JUIF का उम्मीदवार नहीं होगा। आज के दिन तक ये चीज़ फाइनल हो चुकी है। उसके बाद इनकी मीटिंग में ये तय हुआ है कि अब हमने हुकूमत नहीं गिरानी, किसी अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनना, किसी हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी तहरीक नहीं कि जिससे हुकूमत गिर जाए। सिर्फ हमने अब तहरीक चलानी है हुकूमत के खिलाफ। शो ये करना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की सहूलतकार है, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, ये हमने तहरीक चलानी है। अब इन्होंने 2 पार्टियों को अपने निशाने पर रख लिया है, पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम और तहरीक इंसाफ को। ये फाइनल कर चुके हैं, ये सारे मामला फाइनल हो गए हैं। आप देख लीजिएगा, अब किसी जगह इनके मुंह से अदम एतमाद का लफ्ज़ नहीं निकलेगा, किसी जगह इनके मुंह से हुकूमत गिराने का लफ्ज़ नहीं निकलेगा, किसी जगह इनके मुंह से पीपल्स पार्टी की तारीफ नहीं निकलेगी और पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों में भी इजाफे की कमी आएगी। आप देख लीजिएगा कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कंपेन शुरू, ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बार बार सिंध का दौरा कर रहे हैं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? एक तरफ आप असम्बली में बिलावल भुट्टो से मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं कि जनाब हम इकट्ठे चलेंगे, दूसरी तरफ आप सिंध में जाते हैं तो उनकी ले दे कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? ये बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान की हदायत पे वहाँ जाते हैं। मौलाना ने कहा था मियाँ साहब आपका वहाँ पे आना ज़रूरी है ताकि ये टफ टाइम मिलना शुरू हो। तो ये अब तहरीक के अदम एतमाद नहीं होगी, हुकूमत को गिराने की बात नहीं होगी, हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद होगी, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बात होगी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को नत्थी किया जाएगा, दोनों को जो एक दूसरे का सहूलतकार करार दिया जाएगा। ये फैसला हो चुका आने वाले इलेक्शन में। मैंने आपको बताया 3 सूबों में, सिंध, बलोचिस्तान और KPK, यहाँ पे इत्तेहाद होगा, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट होगी। ये आज के दिन तक ये फैसला हो चुका है। उन्होंने फैसला कर लिया कि ANP को नहीं जीतने देना, पीपल्स पार्टी को नहीं जीतने देना, तहरीक इंसाफ को भी टारगेट में रखना। ये इनका फैसला हो गया है। वो इत्तेहाद जो अपोजिशन का हुकूमत का तहरीक चलाने के लिए था, ये आइंदा आने वाले दिनों में इंतहाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। अब इस इंतहाबी इत्तेहाद का सरबराह कौन होगा, ये एक सवाल। मुस्लिम लीग नून कहती है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ आ गए, उनका ज़हन है कि 2023 के इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ आ जाएंगे
तो वो इस इंतखाबी इत्तेहाद के सरबराह होंगे, जिस पे मौलाना फजलुर रहमान को भी कोई इतराज़ नहीं है, किसी लीडर को इतराज़ नहीं है। वो कहते हैं आना चाहिए। अगर मियाँ नवाज शरीफ नहीं आते, अगर मियाँ नवाज शरीफ नहीं आते तो 5 रुकनी एक कमेटी बनेगी, जिसे ये कहेंगे ये कमेटी फैसला करेगी सारा। सही, कोई एक नहीं होगा, 5 रुकनी कमेटी बनेगी, जिसमें इन 5 रुकनी कमेटी में 5 बड़े जो सीनियर तरीन लोग हैं वो शामिल होंगे। ये फैसला एक सवाल यहाँ पे बनता है, अभी मौजूदा तौर पे सबसे बड़ी अपोजिशन जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अगले इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान साथ मिले हों, बकिया 3 जमातें भी साथ में हों, तो क्या ये हुक्मरान जमात, ये इंतखाबी इत्तेहाद इन्हें हुक्मरानियत दिलवा सकता है या फिर भी अपोजिशन में ही बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी जीत सके। तो फिर ये इंतखाबी इत्तेहाद की वजह एक सियासी प्रेशर होता है यासर, ये एक सियासी प्रेशर होता है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान का वोट, जनाब उसका आफ्ताब शेरपाओ का वोट, महमूद खान चकजई का वोट, अख्तर मेंगल का वोट, ये इस तरह के जो जमातें इनके साथ हैं उनके वोट, जनाब वो वोट मिलेंगे। देखें बलोचिस्तान में तो नून लीग ख़त्म हो गई, अब नून लीग को वहाँ पे बलोचिस्तान में चाहिए मौलाना और मेंगल चाहिए, वहाँ पे वो चाहिए आपको जो दूसरे हैं, अख्तर मेंगल है, मौलाना साहब हैं, तीसरे इनका जो महमूद खान चकजई हैं, ये इनको चाहिए वहाँ पे। KPK के अंदर भी इनको कुछ ना कुछ चाहिए। अब KPK के अंदर हज़ारा डिवीज़न हो गई, KPK के अंदर कुछ पेशावर हो गया, इनमें और हरीपुर हो गया, इनमें तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन ठीक है, कुछ बाकी जगह पे क्या है आप जरा रिजल्ट उठा के देख लेना। इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर इनके पास जो 2-3 लोग थे बड़े, वो नहीं रहे। अब सरदार यकूब नासर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के साथ मिलाएं, लेकिन अब जो जिन लोगों को मिलाएंगे वो लोग इलेक्शन तक नहीं होंगे उस तरह। इलेक्शन तक बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। अब तक का यही है कि ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से। मुझे अगली खबर पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल इससे मुतल्लिक, क्या समझते हैं ये इंतखाबी इत्तेहाद पंजाब में हुकूमत दिलवा सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, आइंदा आने वाले दिन अगर तो हुकूमत ने आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई पे सिर्फ कंट्रोल कर लिया, सिर्फ महंगाई पे, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून उस तरह आएगी। देखिए जिस तरह हुकूमत कह रही है दिसंबर तक हर घर में कार्ड पहुंच जाएगा, हेल्थ कार्ड, जिस तरह वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिसंबर से पहले हम बड़ी चेंजिंग लाएंगे, बड़ा रिलीफ देना शुरू करेंगे, तो उसके बाद लोग क्यों इनकी तरफ? यानी अगर सूरत हाल यही रही तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में जा सकती है। अगर सूरत हाल महंगाई की तब्दील हो गई और कुछ रिलीफ मिल गया तब पाकिस्तान। सर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, एक चीज़ बिल्कुल ज़हन में रखिएगा, आपको सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब, शमाली पंजाब, वस्ती पंजाब जैसे कहते हैं, इनकी सूरत बिल्कुल लहदा है। इन खित्तों में सियासी जमातों, सियासी इत्तेहादों से ज़्यादा जनूबी पंजाब में तो सियासी ख़ानदान जो हैं वो होंगे, उनकी सारी अजारादारी होगी। वहाँ पे जो मर्जी हो, अगर कोई मज़ारी है, कोई जतोई है, कोई दूसरे हैं, उनकी चलता है वहाँ पे। दरेशे क्या वो ख़ानदान चलते हैं, लोगारी ख़ानदान है, कोसा है, उन ख़ानदानों का चलता है। तो जहांगीर तरीन के ग्रुप है, आप देख रहे हैं ना, लंगड़ियाल है, ये सब चलेंगे। जहाँ तक बाकी है वहाँ जहाँ पे मुस्लिम लीग नून मजबूत है, अब नून लीग को वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने डेंट डालना है, तहरीक इंसाफ ने डेंट डालना है, किसने डेंट डालना है, ये आने वाला हालात बताएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि आने वाले दिनों में कोई एक जमात पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत लेगी, ऐसा नहीं होगा। एक नई जमात भी पंजाब में बन जानी है, आप देखते तो जाएं। चलें आगे देखिए होता है क्या। अब बात है, जब अगले इंतखाबात की बात हो रही है तो फिर हुकूमत की बात भी कर लेते हैं, जो ये कहती है कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। अब इलेक्शन कमीशन पे वफाकी वज़रा के जो इल्ज़ामात जारी हैं, तल्ख कलामी मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस आग पे पानी कौन डालेगा, इस आग को ठंडा कौन करेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। राना साहब, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में मामला तय पा जाएंगे या फिर ये लफ्ज़ी गोलाबारी इसी तरह चलती रहेगी? मेरे पास एक इतला है कि कुछ अर्सा ये लफ्ज़ी गोलाबारी चलेगी, कुछ अर्सा सही, उसके बाद मामला तय पा जाएंगे। उसके बाद कोई मुतहर्रक हो सकता है, आप मेरा इशारा समझ लीजिएगा, उसके बाद कोई मुतहर्रक हो सकता है, और जब वो मुतहर्रक हो गए तो ये मामला तय हो जाएंगे। ये मामला मेरा अंदाज़ा है कि ये मामला बहुत जल्द तय हो जाएंगे। तो अभी मुतहर्रिक ना होने की बड़ी वजह, मुतहर्रिक ना होने की वजह, अभी हम सियासी हालात को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इन सियासी हालात में जो रिज़ल्ट भी है वो सामने निकला है, वो भी और भी बड़े हिस्से के हालात ऐसे हैं ना। अभी आपका
आप देखें अफ़गानिस्तान के हालात हैं और दीगर बड़े हालात हैं। जब आप बड़े हालातों से बाहर निकलते हैं तो फिर ये छोटे छोटे मामलात पे आप तवज्जो देते हैं। तो मेरा ख्याल है अभी तो हुकूमत, एक बार ज़हन में रखिएगा, हुकूमत के एंड से फ़ैसला हो चुका है कि वो आइनी तौर पर अपना भरपूर दिफा करेंगे। ये फ़ैसला हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी फैसला हो चुका है कि वो भी भरपूर दिफा करेंगे। अब दोनों में से किसी एक ने यहाँ तो जीतना है तो यहाँ ये मैच ड्रा होना है, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये मैच ड्रा होगा, ये बराबरी की सतह पे ख़त्म होगा। और जब बराबरी की सतह पे ख़त्म होता है तो उस वक्त होता है जब कोई तीसरा बीच में आता है, और तीसरे के बीच में आने के इम्कानात यासर बहुत ज़्यादा है। मेरे पास कुछ इत्तलात हैं। बराबरी की सतह पे ख़त्म कैसे होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। जब वो बज़द हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इसे नहीं आजमा सकते, हुकूमत कहती है रोक सको तो रोक लो, हमने तो यही करना है। जब आपके पास एक आइनी है, मैं बताता हूँ किस तरह हो सकता है। अगर कोई ऐसा आइनी हल निकल आता है, जिस तरह आज एक फ़ैसला आया है, आपने देखा होगा एक इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह की तकरीर के हवाले से एक फ़ैसला आया। उस फैसले में लिखा गया है कि हुकूमत जो है और जो हुकूमत के इख्तियारात हैं हम उनको मुक़द्दम समझते हैं, सही, और उनका हक़ है तकरीरी करना। ये उनके पास, एक वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है। अगर कोई ऐसा आइनी नुक्ता निकल आता है कि ऐसी चीज़ निकल आती है जिसमें ये आ जाता है कि जनाब ये मामला जो है वो अगर आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत ने कर लिया है, चाहे वो आर्डिनेंस हो चाहे वो कोई चीज़ हो, तो फिर उसके बाद आप ज़हन में रखिएगा फिर बराबरी की सतह पर किसी न किसी जगह आपस में हाथों में हाथ मिल जाते हैं और फिर कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। देखते हैं कि वो रास्ता कितनी जल्द निकलता है, देखते हैं कि इल्ज़ामात में मज़ीद कितनी तेज़ी आती है। नाज़रीन, देख बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुआशी सूरत हाल पर नजर डालेंगे। रुपए की बेकदरी कम होने का नाम नहीं ले रही। वो डॉलर जो कुछ दिनों पहले कुछ कम हुआ था, आज उसमें फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। माहिर मुआशियात जो है वो ये राय रखते हैं कि डॉलर मार्केट से गायब होना शुरू हो गए हैं, इनकी स्मगलिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। स्टेट बैंक किस हद तक इंटरवीन कर रहा है, आने वाले दिन क्या अलार्मिंग होंगे, हुकूमत इस बारे में क्या सोच विचार कर रही है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने की बड़ी वजह हुकूमत की नजर में क्या है और मईशत दानों की नजर में क्या है, और स्मगलिंग के हवाले से जो इल्जामात लग रहे हैं उसकी क्या हकीकत है? यासे देखिए, स्मगलिंग इल्ज़ामात की तहकीकात तो FIA ने करनी है। जब वो कुछ साबित होगा तो इस बात को मंजर आम पर बुलाएंगे, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर गौर करने की अशद ज़रूरत है। इस वक्त बहुत क्रिटिकल टाइम है। पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को, मुख्तलिफ सनतकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता 2 माह के दौरान एक रोल प्ले किया गया। तकरीबन वस्त जून से सितंबर के दौरान तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटर बैंक मार्केट में इंजेक्ट किए, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल नहीं संभल रही। हुकूमत ये कहना है कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और ये सब जो इकदाम हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ जो वजारत ख़जाना की पॉलिसी थी उसके बरक्स है। इससे पहले वो ये बात कहते रहे कि ओपन मार्केट है और उसके तरीके से मार्केट फोर्सेज इसको डिटरमिन करती हैं, लेकिन अब हुकूमत को एहसास हो चुका है कि जितना ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर दबाव पड़ चुका है, अगर हुकूमत ने, वजारत ख़जाना ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन ना किया तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। मुख्तलिफ लोगों से बात की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लोग ऑन द रिकॉर्ड कोई भी बात करने को इस हवाले से तैयार नहीं है, लेकिन जो कुछ अदाद शुमार हमने हासिल किए और जो इस वक्त एक्चुअल इम्पैक्ट आया है ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर, उसके रीज़न क्या है वो जानना ज़रूरी है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 माह के दौरान मार्केट में इंजेक्ट किए, मार्केट नहीं संभली। क्यों? इंपोर्ट मुसलसल हमारी बढ़ रही हैं। सिर्फ रवा माली साल के 2 माह के दौरान हमारी गंदम की इंपोर्ट में गुज़श्ता माली साल के टाइम में इसी 2 माह में 100% बढ़ गई है, जिसकी मालियत 983 मिलियन डॉलर यानी कि 1 अरब डॉलर के लगभग हम पहुंचने वाले हैं सिर्फ 2 से 2.25 माह में, जो गंदम इंपोर्ट करने के लिए हम अदायगी हमने की है। पाम ऑयल की इंपोर्ट 45% इजाफा हुआ है, 2 अरब 66 करोड़ डॉलर की हम इंपोर्ट कर चुके हैं। उसके साथ दालों के जो इंपोर्ट में 15% इजाफा हो गया, 709 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर चुके हैं। चाय हम 10% उसकी इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, 580 मिलियन डॉलर की हम पत्ती इंपोर्ट कर चुके हैं। उसके बाद खाम काटन 68% उसकी इंपोर्ट में इजाफा हुआ है,
$1.5 अरब की हम खाम काटन इंपोर्ट कर चुके हैं। उसके अलावा शुगर है, बाकी चीज़ें, हमारा इंपोर्ट पर इन्हिसार मुसलसल बढ़ रहा है। इस हद तक बढ़ रहा है कि वजारत तिजारत और वजारत ख़जाना खुद परेशान है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके साथ सिर्फ यही नहीं, लग्जरी आइटम के ऊपर हुकूमत ने भारी ड्यूटीज लगाई, मुसलसल उसकी इंपोर्ट फिर भी बढ़ रही है। 9200 गाड़ियां इंपोर्ट कर ली गई हैं अब तक, जिसका जाहिर सी बात अल्टीमेटली हमारा ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव पड़ना है। गुज़श्ता महीने के दौरान अगस्त में जो वजारत तिजारत के हदफ था इंपोर्ट का, उसके मुकाबले में एक्चुअल जो हमारा इंपोर्ट्स हुई $1 अरब ज़्यादा हुई। अब $1 अरब अल्टीमेटली आपने कहीं ना कहीं से निकालना था, जिसकी वजह से ये सारा प्रेशर बिल्ड हुआ। शौकत तरीन साहब ने बर्मी का इजहार जरूर किया वजारत तिजारत की कारकर्दगी के ऊपर, लेकिन अब वक्त गुजर चुका, प्रेशर ऑलरेडी। वडी साहब, इसका कोई हल हुकूमत के पास है क्या? आने वाले दिनों में डॉलर तसल्लियों के अलावा कोई हल नहीं है। देखिए, जो मुख्तलिफ माहिरीन से मैंने बात की, डॉलर की कदर में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत के पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इंटरनेशनल लेवल पर वो जाएं, किसी दोस्त ममालिक के पास जाके उनसे कोई रिलीफ पैकेज मांगे, कोई सपोर्ट पैकेज मांगे, कोई आउट ऑफ द वे जाकर इनकी सपोर्ट करे, तो शायद वक्ती तौर के ऊपर मामला कंट्रोल हो जाए। उसके अलावा रिसेंटली हमने यूरो बॉन्ड और पाकिस्तान सर्टिफिकेट के इजराज के जरिए से तकरीबन $1 से $1.25 अरब हमने इंटरनेशनल मार्केट से 5 से 8% के ऊपर हमने कर्ज लिया, जो कि हम लगा चुके हैं। इंपोर्ट के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ रहा है। हुकूमत अब इंपोर्ट्स को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा टाइट करने जा रही है, और उसके साथ मजीद जो हमने बोरिंग की सिचुएशन है वो कंफर्टेबल दिखाई नहीं देती। दोस्त ममालिक में से कोई आगे बढ़े, पाकिस्तान को इस हवाले से यहाँ इस सिचुएशन से बेल आउट करे, तो कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन इस वक्त तक ऑन ग्राउंड कोई ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही, सिवाय इसके कि इन्होंने गवर्नमेंट, वजारत खजाना ने, गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है। भट्टी साहब, आखिरी 30 सेकंड है, ये कहिएगा माहिर मईशत क्या कहते हैं, हमारे पास हल क्या हो सकता है? देखिए, माहिर मईशत ये कहते हैं कि जो हुकूमत वादे करती रही थी, जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी थी, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, डॉलर को डीवैल्यू किया, 2.9 ट्रिलियन हमारे कर्ज में इजाफा हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो असरात हम हासिल नहीं कर सके जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी थी। 3 साल गुजर गए, हम बातें करते रहे, लेकिन एक्सपोर्ट ना बढ़ने के नतीजे में जो उसके मुकाबले में इंपोर्ट थी, हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है और पाकिस्तान के इंपोर्ट के ऊपर इंसार और बढ़ने जा रहा है। हमने आलमी इदारों की अदायगियाँ भी करनी है, तो आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर दिखाई नहीं देती, सिवाय इसके कि ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर मजीद दबाव बढ़ेगा। हमारी कारोबारी आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर दिखाई नहीं देती। माहिर मईशत ये राय रखते हैं कि महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है, ज़र मुबादला पर भी दबाव बढ़ सकता है। तो आने वाले दिनों में हुकूमत के पास क्या हल होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। बहुत सोहेल इकबाल भट्टी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए नाज़रीन द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।